दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के टॉप 500 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जहां से अक्सर परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अपने परीक्षा की तैयारी अगर मन से कर रहे हैं तो इसे रिवीजन के तौर पर लीजिएगा। हवाई जहाज़ के स्पीड से मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूं और आपको पता होना चाहिए कि पूरे 1 से 1.5 घंटे में मैं कोशिश करूँगा ये आप लोगों को रिवीजन करा देने के लिए। अभी शाम के 6:10 हो रहा है। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि 7:30 बजे से पहले, यानी कि शाम के 7:30 बजे से पहले आप लोगों का ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए और लिमिटेड समय में आपके रिवीजन हो जाना चाहिए। ज़्यादा बात ना करते हुए, एग्ज़ाम के सामने देखते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम भारतीय संसद से शुरुआत करते हैं। भारतीय संसद से अक्सर देखिएगा बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो भारतीय संसद में सबसे पहले मैं बता दूं कि भारतीय संसद जब बोलते हैं तो इसमें 2 सदन आ जाता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। ये तीनों से मिलकर हमारे भारतीय संसद बनता है। अब चलिए क्वेश्चन के माध्यम से शुरुआत करते हैं। भारतीय संघीय प्रणाली के किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संघीय प्रणाली जो है ये संसद के नाम से जाना जाता है। और हम लोग के यहाँ कौन से प्रणाली है? पार्लियामेंट्री संसदीय प्रणाली है। कहाँ की देन है? ब्रिटेन का देन है। ठीक, ब्रिटेन से लिए हुए हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन है। निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। भारतीय संसद के लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है या लोगों का सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से इसमें चुनकर हम लोग अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। भारतीय संसद का अस्थायी सदन या उच्च सदन किसे बोला जाता है? राज्यसभा को बोला जाता है। भारतीय संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा बोला जाता है? तो भारतीय संसद को हम लोग का प्रतिनिधि किस में भेजते हैं? तो ये लोकसभा में भेजा जाता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कर। ठीक, जब भी 18 वर्ष से उम्र के अधिक होते हैं और वोटर लिस्ट में उनका नाम होता है, वो आपको वोट डालने जाते हैं लोकसभा की जब भी चुनाव होता है। अभी देखिएगा 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था फिलहाल 2019 में। आगे चलते हैं। संसद का अभिन्न भाग किसे कहा जाता है? तो संसद का अभिन्न भाग राष्ट्रपति है। कार्यपालिका प्रमुख होता है केंद्र में, ये आप देखिएगा, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष चाहिए। ठीक, भारतीय संसद के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? ये 79 में कहा गया है। 79 में क्या कहा गया है आपको? ये कहा गया संसद के बारे में। 80 में आप देखिएगा राज्यसभा, 81 में लोकसभा के बारे में कहा गया है। ठीक, ये आर्टिकल के बारे में मैं बता रहा हूँ। 79 में आपको आर्टिकल अनुच्छेद 79 में आपको संसद के बारे में, संसद के 2 सदन और राष्ट्रपति होंगे, ये आपको याद रखिएगा। भारतीय संसद के किस अंग को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है? तो प्रथम सदन बोला जाता है लोकसभा को। भारतीय संसद के किस अंग को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है या उस सदन? राज्यसभा को बोला जाता है। यहाँ पर आगे चलिए, सब क्वेश्चन मैं लिया हूँ अभी जो दिमाग में आपको उठ रहा है, जैसे कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, सभी क्वेश्चन में लिया हूँ, चिंता मत कीजिएगा। ठीक, संसद को भंग करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। संसद को भंग करने का अधिकार किससे है? संसद में भी आप देखिएगा लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। ठीक, यहाँ पर लोकसभा होना चाहिए। ठीक, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये याद रखिएगा कि कोई भी 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच में आपको कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो 6 महीना, 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि साल भर में कम से कम 2 सत्र होना चाहिए। 12 महीने का साल होता है, 6-6 महीने का आप देखिएगा, कम से कम 2 सत्र आपको होना चाहिए एक साल में, क्योंकि 6 महीने से अधिक गैप नहीं हो सकता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो वित्त विधेयक और साधारण विधेयक। साधारण विधेयक में ही देखिएगा आर्टिकल 108 के तहत आप देखिएगा कि आपको संसद की संयुक्त बैठक होता है और ये कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध दूर करने के लिए यहाँ पर देखिए आ गया क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं अध्यक्षता। जब भी संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन में कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति संबोधित करते हैं संयुक्त अधिवेशन को। संविधान संशोधन प्रस्ताव संबंध में दोनों सदनों को मतभेद होने पर क्या होगा? देखिए, अगर संविधान संशोधन किया जाता है, जैसे आर्टिकल 368 के तहत आप देखिएगा, तो इसके लिए आपको संयुक्त बैठक कभी नहीं बुलाया जाता है। ये अलग अलग संसद में, जैसे कि अलग अलग जाता है, राज्यसभा में जाता है, लोकसभा में, या लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के साइन होगा, तो ये आपको बन जाता है कानून। ठीक,
तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये संसद संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों के अगर मतभेद हो जाता है, यानी कि राज्यसभा अलग अड़ जाता है, लोकसभा अलग, या कोई एक अड़ जाता है इसमें से, तो प्रस्ताव गिर जाता है, जो भी प्रस्ताव हो। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। सबसे पहले प्रश्नकाल होता है 11 से 12 बजे के बीच, आपको पता होना चाहिए, और इसी में सबसे ज़्यादा काम होता है। फिर उसके बाद शून्यकाल आता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद लंच वाला भी समय आता है। तो ये आपको सबसे ज़्यादा काम इसी में होता है, प्रश्नकाल में। कौन सा प्रथा संसदीय प्रणाली भारत की देन है? तो ये शून्यकाल जो है ये भारत की देन है, ठीक। शून्यकाल का है 0 आवर, भारत की देन है संसदीय प्रणाली में। आगे देखिए, संसद के कुल सदस्यों के कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? या पूछ सकता है कि संसद के कोई भी कोरम, राज्यसभा हो, लोकसभा, या आपको कोई भी अधिवेशन बुलाना हो या कोई भी बैठक बुलाना हो, तो कम से कम कितना चाहिए? कम से कम पूरे सदस्य का 1/10 होना चाहिए, यानी कि 1/10वां भाग होना चाहिए, 1/10वां भाग आपको बुलाना चाहिए, ठीक। जैसे कि लोकसभा की आपको बैठक होना है तो कम से कम 1/10 अगर सदस्य उपस्थित रहेंगे तभी होगा। राज्यसभा के लिए भी यही है, विधानसभा के लिए भी यही है, ठीक। आगे देखते हैं, इसे कोरम कहा जाता है या गणपूर्ति कहा जाता है। यदि किसी साधारण विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध होता है तो समाधान कैसे होता है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, और उसके अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, उसी में समाधान निकलता है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। दिन में याद रखिएगा, महीने में नहीं, 60 दिन, दिन में याद रखिएगा। फिर मैंने क्या बोला? दिन में याद रखिएगा, क्योंकि महीना में, कोई महीना में 31 दिन होता है, कोई महीना में 30 दिन होता है, ठीक। तो आपको देखिएगा कि 60 दिन तक अगर कोई नहीं जाता है संसद में तो उसका आपको सीट खाली कर दिया, मीन अनुपस्थित रहता है, तो उसको क्या, उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है, ठीक। यदि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? यानी कि एक वर्ष में कम से कम कितना होना चाहिए? तो 2 बार होना चाहिए। 2 अधिवेशन के बीच में मैक्सिमम 6 महीना, तो एक वर्ष में 6 दूनी के 12 महीने का एक वर्ष होता है, तो 2 कम से कम होना चाहिए बैठक। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए? कौन से आपको अलग अलग बहुमत से पारित होना चाहिए दोनों सदनों में अलग अलग? ये संविधान संशोधन विधेयक को। भारतीय संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद करता है। संसद साधारण बहुमत से करता है ये, भारतीय संसद मतलब खुद का वेतन तय करता है ये, ठीक। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय प्रणाली, आपको संघीय सरकार बोला जाता है या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बोला जाता है इसे, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को, ठीक। ब्रिटेन का दान है ये। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर काम करती है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्यपालिका है वो आपको किसके आपको रहकर कार्य करती है? ये देखिए, आपको ये थोड़ा क्वेश्चन, ये दोनों स्वतंत्र है, ये दे रहा है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका, यहाँ पर देखिएगा कार्यपालिका की जगह पर ये हो जाता है कि न्यायपालिका किसके अधीन रहकर काम करती है? तो ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका सभी लोग, मतलब कि कार्यपालिका विधायिका के अंतर्गत रहती है, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से। यहाँ पर क्वेश्चन गलत टाइपिंग हो गया है। यहाँ पर जो भी ये कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है, ये हो जाएगा आपको विधायिका के अंतर्गत, यानी कि कार्यपालिका में हो जाएंगे प्रधानमंत्री, उनके जो मंत्रिपरिषद के सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी जो हो जाते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। और ये किसके अधीन रहकर काम करते हैं? तो ये आपको संसदीय प्रणाली में देखिएगा कि आपको विधायिका के प्रति काम करते हैं। और हमारे भारतीय संविधान में देखिएगा आपको जो न्यायपालिका है ये स्वतंत्र है, जैसे अमेरिका में देखिएगा न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? अयोग्यता के संबंध में निर्णय जो करता है ये राष्ट्रपति अंतिम रूप से करता है। लेकिन वहीं आपको दल बदलू कानून वाला लगा होगा, यानी कि 10वीं अनुसूची वाला जो लगा होगा दल बदलू कानून वाला, उस पर अगर देखा जाए तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का भी बहुत बड़ा आपको नाम आता है, ठीक। मतलब वो करने लगता है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम की किसका नियंत्रण है? संचित निधि से धन निर्गम का संसद का है नियंत्रण। संचित निधि से ही देखिएगा बड़े बड़े पदाधिकारी और जो है उनका वेतन दिया जाता है। भारत सरकार के नियमानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र विकास कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो ये 5 करोड़ खर्च करने के लिए अनुमति है अपने संसदीय क्षेत्र में। फिर देखिएगा, संसद के किन सदनों और गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अलावे कोई भी, अगर मंत्री पेश करते हैं कोई भी संशोधन विधेयक या कोई भी कानून अब संसद में, तो बोला जाता है कि सरकारी, ठीक, मतलब कि वो सरकार की तरफ से पेश करते हैं, ठीक। लेकिन मंत्री के अलावा कोई भी होते उसे प्राइवेट बोला जाता है, ठीक, प्राइवेट बिल जिसे बोला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अलावा सभी सांसद को, ठीक। संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं संसद के दोनों सत्रों का सत्रवासन। भारतीय संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये 1926-27 में, आप देखिएगा ये 26 में आपको लॉर्ड इरविन थे उस समय हुआ था। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो 1989 में, 89 में हुआ था आपको त्रिशंकु जो संसद का गठन हुआ था। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो अस्थायी संसद जो भारत में अस्तित्व में रही थी ये 17 अप्रैल 1952 तक रही थी। अब ये कहिएगा ये का मामला है, हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1950 के लागू हो गया था। देखिए जो हमारा संविधान चल रहा था वो 1935 वाला जो अधिनियम आया था उसी के अकॉर्डिंग कानून चल रहा था। और जो आपको भारत के जो संविधान बनाने वाले थे, जैसे कि आपको संविधान सभा था, वही एक सरकार के रूप में काम कर रहा था, यानी कि संविधान भी बना रहा था और एक संसद के रूप में भी काम कर रहा था, ठीक।
तो ये आपको जब अस्तित्व में कब आया पूरी तरह से आप देख सकते हैं, तो अस्थायी संसद का भारत के कब तक चलता रहा, तो ये 17 अप्रैल 1952 को। उसके बाद आप देखिएगा चुनाव होता है लोकसभा राज्यसभा दोनों का। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अब भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति भी संसद में आते हैं, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से हरदम क्वेश्चन बन जाता है हमेशा। देखिए अगर मेरा आवाज़ थोड़ा डाउन हो जाएगा तो थोड़ा उसे बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन कराना है, अभी तो शुरुआत हुआ है, ठीक, इत्मीनान से सुनते रहिए। भारतीय संसद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होता है। अगर कोई भी मृत्यु दंड भी है तो उसे माफ करने की क्षमता राष्ट्रपति के अंतर्गत है, ठीक। भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है, तो इंग्लैंड के सम्राट से करना उचित है। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए 35 वर्ष उम्र चाहिए आपको चाहिए, और भारत के नागरिक होना ही होना चाहिए, तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष उम्र चाहिए ही चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम की सीमा है, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अधिकतम कितना भी बूढ़ा हो बन जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से। हम लोग अपना वोट डालने नहीं जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालता है, तो ये आपको संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं, ठीक। दिल्ली पांडुचेरी में विधानसभा जो है उसके भी निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे। अब तो जम्मू कश्मीर में भी आप देख सकते हैं विधानसभा है, तो वहाँ के भी सदस्य वोट डालेंगे, ठीक। आगे देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार से होता है, अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अभी जो राष्ट्रपति बने हैं कौन बने हैं, तो द्रौपदी मुर्मू बनी है, 15वां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दूसरा आपको महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल के बाद, ठीक। तो ये सब आपको याद रखिएगा। अभी उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ हैं, ये कहाँ के राज्यपाल थे, तो पश्चिम बंगाल के। अभी प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है, 15वां प्रधानमंत्री है, 15वां राष्ट्रपति है और 14वां उपराष्ट्रपति है, धनखड़ जी, ठीक। ये सब आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन पूछेगा तो। आगे चलते हैं, यह देखिए आगे क्वेश्चन जो ये है कि राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है इनके चुनाव के लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव संबंधी जो भी विवाद होता है ये उच्चतम न्यायालय में जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्ताव और अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितना है, तो अनुमोदक और प्रस्तावक दोनों अलग अलग होनी चाहिए, और इनकी संख्या 50-50 आपको याद रखिएगा, यानी कि 50 अनुमोदक और प्रस्तावक होनी चाहिए। और वो कौन, तो जो उनमें वोट डालते हैं, जैसे जो सदस्य होते हैं संसद का और विधानसभा के निर्वाचित, वहीं आपको प्रस्तावक और अनुमोदक हो सकते हैं। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना जमा राशि करना पड़ता है, तो जमानत के तौर पर देख सकते हैं 15,000 राशि जमानत राशि। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। सबसे प्रथम राष्ट्रपति कौन है, जो कि हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, बिहार के सिवान जिला से थे। राष्ट्रपति पद के चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, आप सभी को पता होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी किस मामले किस पास भेजे जाते हैं, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय के पास जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करने का प्रावधान है, तो 71 अनुच्छेद 71 के समय कोई भी विवाद होता है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, तो वो उच्चतम न्यायालय इसका निर्णय करेगा, ठीक, यानी सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है, तो 2 महीने का समय मिलता है राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार करने के लिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। आगे चलते हैं, देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन है, आगे देखिए क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, तो ये संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है, तो अनुच्छेद 56 के तहत अपना पद ग्रहण करता है, ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता रखता है, यानी कि फिर से आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, अनुच्छेद 57 के तहत, ठीक। भारत के राष्ट्रपति उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, आर्टिकल 61 के तहत हटाया जा सकता है। भारत के संसद में आपको ये महाभियोग प्रक्रिया लोकसभा में भी शुरुआत हो सकता है, राज्यसभा में भी शुरुआत हो सकता है, लेकिन आपको एक सभा से शुरुआत होकर दूसरे सभा में पास करना पड़ता है, वो भी कौन सा, तो विशेष बहुमत से, ठीक। भारत के राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा महाभियोग कहा जाता है, ठीक। अब देखिए भारत के राष्ट्रपति, यहाँ से झट से मैं बता देता हूँ 1 मिनट में आपको, बस यहाँ पर सबसे प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे राजेंद्र प्रसाद से, द्वितीय जो बने एस राधाकृष्णन थे, तृतीय जो बने डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और ये देहांत हो गया अपने कार्यकाल के दौरान ही, मतलब 1967 से लेकर 1969 के बीच में ये रहे थे और देहांत हो गया। फिर बीबी गिरी बनते हैं, 69 से लेकर 74 तक होता है इनका। फिर फखरुद्दीन अली अहमद बनते हैं, ये भी आपको द्वितीय मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इनका भी देहांत हो जाता है कार्यकाल के दौरान ही, 1974 से 1977 के बीच में ये अपना काम करते हैं, ठीक। फिर नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले ये राष्ट्रपति थे, ये 1977 से लेकर 1982 तक काम करते हैं। ज्ञानी जैन सिंह 82 से लेकर आपको 87 तक इनका कार्यकाल होता है। फिर देखिएगा आर वेंकटरमन का यहाँ पर देख सकते हैं 1987 से लेकर 1992 के बीच में। शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेकर 1997 के बीच में।
के आर नारायण यहाँ पर देख लिए 1997 से लेकर 2000 के बीच में। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन जैसे बोला जाता है, 2002 से लेकर 2007 के बीच में। प्रतिभा सिंह पाटिल प्रथम महिला आपको जो है ये आपको 2007 से लेकर 2012 के बीच में। प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2017 के बीच में। रामनाथ कोविंद 2017 से लेकर 2022 के बीच में थे। अब आ चुकी हैं कौन से, तो द्वितीय महिला राष्ट्रपति। और पहले आपको महिला आप देखिएगा कि जो शेड्यूल ट्राइब से राष्ट्रपति बनकर आई हैं द्रौपदी मुर्मू, 15वां ये राष्ट्रपति बनी है, दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और पहली महिला जो कि आपको शेड्यूल ट्राइब से यानी कि अनुसूचित जनजाति से बनी हुई है। ठीक, इससे पहले आप देखिएगा ये झारखंड में राज्यपाल भी रह चुकी हैं, उड़ीसा की हैं ये। आगे चलते हैं। बीबी गिरी, आप देखिए यहाँ पर बीबी गिरी के बारे में दिया हुआ है कुछ करवाहक राष्ट्रपति। बीबी गिरी 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक करवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। न्यायमूर्ति मोहम्मद हमीदुल्ला, ये ऐसे एक आपको थे, कौन थे ये आपको बता देता है। हमीदुल्ला एक ऐसे आपको चीफ जस्टिस थे जो कि राष्ट्रपति के करवाहक के रूप में काम किए थे। ठीक, यानी कि ये मुख्य न्यायाधीश थे। हमीदुल्ला आपको 1969 से लेकर आप देखिए 1969 के बीच में 20 जुलाई से लेकर 24 अगस्त के बीच में ये आपको करवाहक राष्ट्रपति रहे थे। बीडी, यहाँ थोड़ा भाग गया उधर। ठीक, यहाँ पर देखिए बीडी जति जो है 11 फरवरी 1977 से लेकर 15 जुलाई 1977 के बीच में करवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे। तो यहाँ पर 3 लोग देख सकते हैं कि करवाहक राष्ट्रपति के भी रूप में काम किए हुए हैं। अब इसमें से आपको क्वेश्चन पूछता है कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहते तो उनके जगह पर कौन काम करता है, उपराष्ट्रपति काम करते हैं। उपराष्ट्रपति भी नहीं रहते उनके जगह पर कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहते हैं तो वो कौन काम करेगा राष्ट्रपति के तौर पर, तो वो उसके जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो काम करेंगे। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के आपको कोई भी सदन में शुरुआत हो सकता है आर्टिकल 61 के तहत। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है, तो संविधान का अतिक्रमण, एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण करेंगे तो इन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से ली गई है। ठीक, भारत के राष्ट्रपति किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, तो अगर महाभियोग लगने पर सफल साबित हो जाता है तो त्यागपत्र दे देंगे। ठीक, पर 14 दिन पहले इनको बताना पड़ता है कि आप पर ये महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जा रहा है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, 14 दिन पहले इनको समय दिया जाता है। अभी हाँ, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए सदन के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा। ये याद रखिएगा, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत द्वारा पार होना चाहिए। ठीक, राष्ट्रपति का कौन सा पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है पद और गोपनीयता के शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, ये अनुच्छेद 60 के तहत अपना शपथ ग्रहण करता है राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष अपना लेता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसके समक्ष अपना शपथ ग्रहण करता है। ठीक, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और उपराष्ट्रपति किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, और यहाँ पर राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा, राज्य की विधानसभा दोनों के लिए सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, माफ कीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य माफ कीजिएगा, यहाँ पर फिर से मैं आपको थोड़ा यहाँ पर देखिए 25 वर्ष जो आयु है ये आपको लोकसभा और राज्य की विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम है। और 30 वर्ष जो है ये अगर कोई राज्य में 6 ऐसे राज्य जहाँ पर विधान परिषद भी हैं तो विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है। चलिए कुछ जल्दी में अगर होता है तो उसे थोड़ा ये कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, और मैं जब भी होगा सही बताने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर कुछ हो जाता है तो कमेंट कर सकते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसे, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को किसको देता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है ये त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को फिर दे देता है। ठीक, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आगे देखते हैं। यदि मृत्यु, त्यागपत्र हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसका पद कार्यभार कौन संभालता है, तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। अगर उपराष्ट्रपति नहीं भी रहे तो फिर कौन संभालेगा, तो भारत के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। उपराष्ट्रपति और उनका कार्यकाल देख लीजिए, यानी कि सबसे पहले आप देखिएगा उपराष्ट्रपति कौन बने थे, तो एस राधाकृष्णन बने थे। ठीक, 1952 से लेकर 1962 के बीच में बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 के बीच में। बीबी गिरी 1967 से 69 के बीच में। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 74 के बीच में। बीडी जति 1974 से लेकर 1979 के बीच में। न्यायमूर्ति मोहम्मद हमीदुल्ला 1979 से 84 के बीच में। आर वेंकटरमन 1984 से 1987 के बीच में। शंकर दयाल शर्मा, यहाँ पर आप देख सकते हैं शंकर दयाल शर्मा 1987 से 92 के बीच में। के.आर. नारायणन 1992 से 97। कृष्णाकांत 1997 से 2000। भैरव सिंह शेखावत 2000 से 2007। हामिद अंसारी 2 बार बने थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बार ये बने थे, यानी 7 से लेकर 17 तक रहे थे। वेंकैया नायडू 2017 से लेकर 22 तक थे। अब इनके जगह पर कौन बन गए हैं, तो जगदीप धनखड़ बन चुके हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना वो राज्यसभा के सभापति भी उन्हें बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने माह के अंदर भर लेना चाहिए, तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर जाना चाहिए। ठीक, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के
केंद्रीय मंत्रिमंडलों के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि इनको ये मंत्री बना दो, उनको फलना मंत्री बना दो, तो वो बनाते जाते हैं। ठीक, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल रह सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करता है। वित्त बिल के लिए किसको पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है? तो ये आपको राष्ट्रपति की, आपको अगर कोई भी वित्त विधेयक आता है तो राष्ट्रपति की पहले स्वीकृति लेना होगा। ठीक, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की संवैधानिक अधिकार किसे है कि उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए? यह राष्ट्रपति के पास ही है। किसी भी अभिव्यक्ति को फांसी की सजा को बदलने या कम करने या माफ करने का अधिकार किसे है? तो यह राष्ट्रपति को ही है। लोकसभा राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में आप देखिएगा 2 आपको एंग्लो इंडियन की मनोनीत करते थे, लेकिन अब यह काम खत्म हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि 104वां संविधान संशोधन हुआ है और ये अब प्रक्रिया खत्म हो चुका है एंग्लो इंडियन वाला। अब आपको मात्र राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करेंगे कौन? तो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, ये सब याद रखिएगा। पहले क्या था? तो 2 आपको जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन की और 12 राज्यसभा में, टोटल 14 हो जाता था। ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिए, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं राष्ट्रपति, और मानने के लिए बाध्य नहीं है परामर्श राष्ट्रपति। ये भी याद रखिएगा, जो भी आपको परामर्श देता है सर्वोच्च न्यायालय। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श लेता है? तो ये 143 आर्टिकल 143 के तहत ये सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? तो संसद के अधिवेशन बुलाने के काम राष्ट्रपति करते हैं, ये भी याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति कौन सहाय या मंत्रणा देता है? भारत के राष्ट्रपति को कौन सहाय या मंत्रणा? संघीय मंत्रिपरिषद इनका हेल्प करता है और कोई भी कार्य के लिए ये सहायता करता है। ठीक, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? यानी मान लीजिए कि कोई प्रतिनिधि मंडल जाना चाहिए, ठीक, तो उसका देखिएगा कि उस प्रतिनिधिमंडलों के जो नामांकन किया जाता है व्यक्तियों का, वो राष्ट्रपति ही करते हैं। यानी कि कोई भी कार्य होता है राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, और कोई भी काम आप देखिएगा कि राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। विदेशी देशों के सभी राजदूतों को का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। यदि यहाँ पर देखिए, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करेगा? तो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करेगा। वीटो शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर पुनर्विचार के लिए लौटाया रहा है कोई भी विधेयक को, तो वो आपको निलंबनकारी वीटो का उपयोग कर रहा है, लेकिन धन विधेयक के माने में कोई भी वीटो इनका काम नहीं आता है। ठीक, अब देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को सत्र शुरू होने के कितने समय तक रखा जाता है? आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ये आप देखिए कि संसद सत्र शुरू हो जाता है अगर, तो कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? इतने समय में, तो 6 सप्ताह के अंदर। ठीक, भारत के राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ और समवर्ती सूची दोनों विषय पर आपको अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं करता है? तो ये राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं करता है, क्योंकि वो तो राज्य का काम है ना कानून बनाना। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। कोई विधेयक अगर पारित हो जाता है संसद द्वारा तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि फिर से पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास कर राष्ट्रपति को भेज देता है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा विधेयक को? तो फिर से उसको अनुमति देना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक बार विचार के लिए लौटा दिया, फिर से दोबारा वही चीज़ आपको लोकसभा पारित कर भेज दिया, तो आपको अनुमति देना पड़ता है राष्ट्रपति को, ये याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का प्रथम सत्र के प्रारंभ में संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में भी एक आंसर मिल गया। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? यानी कि संबोधित तो करते हैं, लेकिन कब करते हैं? लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रतिवर्ष करते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, आम चुनाव के बाद भी और प्रतिवर्ष भी करते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है और अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ये किस अनुच्छेद के करता है? आर्टिकल 124 के तहत आप देखिएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसी मृत्युदंड पाया जाए अपराधी को क्षमा दंड करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। कोई मृत्युदंड किसे दिया गया है तो उसको क्षमा करने का, राज्यपाल को नहीं है कि मृत्युदंड दिया हुआ है और उसे क्षमा कर सकता है, ये याद रखिएगा, पूछता है आपसे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो संघीय मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए बाध्य बना दिया गया और 74 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक, यदि युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है
या आपात की घोषणा करता है आर्टिकल 352 के तहत। अभी तक 3 बार आपात लागू हो चुके हैं, यह याद रखिएगा, यह राष्ट्रपति करता है। 3 प्रकार का आपात है, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात। लोकसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, यही ऑप्शन में आपको मिलेगा, आराम से लगा लीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर कर सकता है। ये कब कर दिया गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रक्रिया जोड़ा गया कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं? तो अध्यादेश जो जारी करते हैं ये आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करते हैं। ठीक, 213 के तहत कौन जारी करता है? तो राज्यपाल जारी करते हैं राज्य में अध्यादेश। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने के लिए अधिकार दिया गया है? तो ये एंग्लो इंडियन को दिया गया था। ठीक, अब खत्म हो चुका है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार करेगा? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति का कार्य करेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति का। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है, ये पहले बताया मैंने। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है? तो 5 लाख रुपया जो है प्रतिमाह इनका वेतन है। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रतिवर्ष प्राप्त होता है? तो 30 लाख रुपया इनको प्रतिवर्ष प्राप्त होता है आजीवन, जब तक जीवित रहेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बिहार के सिवान जिला से लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? देखिए आ गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो 12 वर्ष तक रहे थे राष्ट्रपति। ठीक, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था तो संविधान सभा द्वारा, भारत की संविधान सभा द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस प्रदेश से थे? तो बिहार के सिवान जिला से थे। स्वर्ण समिति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वर्ण समिति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति एम संजीव रेड्डी थे, नीलम संजीव रेड्डी जिसे बोला जाता है। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले गृह मंत्री थे ये कौन? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो बीबी गिरी थे, जो कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे जो राष्ट्रपति चुने गए थे, बीबी गिरी। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के पूरा करने से पूर्व ही हो चुका था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को हो गया था, इनका आपको पूरा कार्यकाल करने से पहले मृत्यु हो गया था। भारत के कौन से राष्ट्रपति सदा धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव कहता है, यानी कि एक प्रकार के दार्शनिक विचार भी इनका था। और ये आपको क्या है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को स्वधर्म स्वभाव कहता था? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। ठीक, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही हो गई थी? ये आपको बताना है किसकी मृत्यु हो गई थी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को और एक और फखरुद्दीन अली अहमद थे, इनका कार्यकाल पूरा होने से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों पर सुशोभित किया है? ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी काम किए थे। यह है एम हिदायतुल्ला थे। भारत के राष्ट्रपति जिस एकमात्र मामले में वीटो की शक्ति का प्रयोग किए थे, वीटो शक्ति का, वो कौन सा मामला था? तो भारतीय डाकघर अधिनियम था। उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित मनोनीत सभी, यह याद रखिएगा, और राज्यसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित मनोनीत सभी। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष है उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नामांकन हेतु निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना होता है? तो 20, आपको अनुमोदक 20 प्रस्ताव के, ये याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के लिए। और राष्ट्रपति के लिए 50-50 होता है। ठीक, नामांकन समय उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा है? 15,000। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए? तो 20 का, ऊपर बताया मैंने आपको। उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया उपराष्ट्रपति का अब जो प्रावधान है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सदस्य शामिल होते हैं? तो संसद के सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं, ये भी याद रखिएगा। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान, यहाँ पर देखिए, नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं और परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव जब होगा तो उसके जो मतदान नहीं करेगा और उपराष्ट्रपति के चुनाव होगा तो करेगा कौन? तो वहीं संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो करते हैं,
ये याद रखिएगा। अब से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। तो जो राज्य में विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। ये सब याद रखिएगा, घुमा फिरा कर क्वेश्चन देता है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का ये पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष को ही उपराष्ट्रपति बोला जाता है, ये याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद हो या राष्ट्रपति के, ये सर्वोच्च न्यायालय को चला जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा मतदान करता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है सभी सदस्य मतदान करते हैं। इसके राज्यसभा और लोकसभा सभी, ये याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये मतदान करते हैं। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल कितनी अवधि कितने वर्ष की होती है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इनकी जो गोपनीयता की शपथ दिलाता है ये राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकते हैं? तो राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है, क्योंकि राज्यसभा का ये सभापति होता है। तो बैठकों की सभापति ये भी करेगा, यही करेंगे। उपराष्ट्रपति की किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदयोचित करने का प्रस्तावित किया जा सकता है, यानी कि इनको हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कहां पर आएगा? तो केवल राज्यसभा में आएगा। ठीक, और वहां से फिर लोकसभा में जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के ये सभापति होता है ना, पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, उसी तो उपराष्ट्रपति बोलते हैं ना। तो ये राज्यसभा को ज़्यादा शक्ति दिया है इनको हटाने के लिए। उपराष्ट्रपति के भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन है? तो इनको 4 लाख है। 5 लाख राष्ट्रपति को, 4 लाख उपराष्ट्रपति को है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर होने की स्थिति में। निर्णायक मत जब आपको वोट का इस्तेमाल करता है, जब वोट बराबर हो जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला है? तो 2 ही लोग हैं, 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। एक डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और एक डॉक्टर हामिद अंसारी। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? तो ये कृष्णकांत की, ये आप देखिएगा कि इनकी मृत्यु हुई पद पर रहते हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति पद सबसे कम समय तक कौन रहा? तो बीबी गिरी जो थे ये उपराष्ट्रपति पद पर सबसे कम समय तक रहे। किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? यानी कि ये सोचे कि हम राष्ट्रपति के पद में भाग लें अब, तो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिए थे, ये बीबी गिरी थे। और राष्ट्रपति के नाम में इनका नाम मैंने गिनवाया था आपको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद निर्धारित किया गया है? तो आर्टिकल 63 के तहत जो है उपराष्ट्रपति पद का निर्धारण किया है। अब यहाँ से देखिए शुरुआत होता है संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं लगातार आपको क्वेश्चन कराते रहूँगा और थोड़ा इत्मीनान कर बैठे रहिएगा, क्योंकि बहुत लंबा चलने वाला है जंग। ये जंग ऐलान है और आपको रिवीजन कराना है, तो मज़ा तो आ ही रहा होगा। नहीं आ रहा है तो सजा के तौर पर ही इसे देखते रहिए। ठीक, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं विघटित किया जा सकता है? क्योंकि इसका जो सदस्यता का चुनाव होता है, तो ये तो मान लीजिए इसके सदस्य का चुनाव 6 साल के लिए होता है, लेकिन इसमें से आप देखिएगा 6 साल 1/3 आपको देखिएगा, मतलब कि हर 2 साल में 1/3 आपको सदस्य इनके खत्म हो जाते हैं, मतलब कि 6 साल उनका हो जाता है। तो ऐसे एक सर्कल चलते रहता है। जैसे कि 6 साल में आप देखिएगा कि यहाँ से अगर मान लीजिए इनका चुनाव एक साथ नहीं होता है, राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता है। जैसे लोकसभा का चुनाव एक साथ हो जाता है, ये 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा का चुनाव ऐसे नहीं होता है। ठीक, राज्यसभा का आपको सर्कल वाइज में इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव होगा, फिर उसका 6 साल मान लीजिए आते आते 1/3 हो जाएगा, फिर यहाँ से जब चुनाव हुआ होगा 1/3 सदस्यों का, उसका यहाँ पर आकर खत्म होगा। तो ऐसे कर सर्कल घूमते रहता है। कभी मैं आपको जब ऑनलाइन सामने से पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक, बस ऐसे आप रफली समझ लीजिए। कभी विघटित नहीं किया जा सकता, अस्थायी सदन है। भारत का कौन सा अस्थायी सदन या उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है तो 250 हो सकती है। मैक्सिमम संख्या राज्यसभा का तो ये 250 हो सकती है वर्तमान में। यहाँ पर देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन, ये देखिए वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? इसकी अभी कितना है? तो 245 है प्रभावी संख्या। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा विशेष क्षेत्र से आपको देखिएगा, कला हुआ, ज्ञान हुआ, अलग अलग क्षेत्र से जो है ये आपको 12 व्यक्तियों की नियुक्ति किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के लिए 12 व्यक्तियों की मनोनीत करता है, आर्टिकल 80 के तहत मनोनीत करता है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का जो आपको सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है, ये याद रखिएगा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का।
राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो इसके निर्वाचन कैसे होता है? तो इसका निर्वाचन हम लोग नहीं करते राज्यसभा का, ये अनुपातिक के अनुसार एकन संकरणीय पद्धति द्वारा हर एक राज्य से भेजा जाता है। सदस्यों को देखिएगा अनुसूची 4 में सीट की संख्या दिया हुआ है, हर एक राज्य में कितना है। जैसे बिहार में राज्यसभा के 16 सीट है, तो वो भेजा जाता है राज्यों की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ये आपको राज्यसभा का सीट दिया हुआ है कि जहां पर जितना जनसंख्या था उसके अकॉर्डिंग सीट आवंटित किया गया था, ठीक। तो वो आपको भेजा, ये कौन भेजता है इनको राज्यसभा में? तो राज्य के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ना, वही चुनकर भेजते हैं अपने। तो राज्यसभा में जैसे राज्य में जिसका विधानसभा में ज़्यादा आपको रहता है संख्या, वो ज़्यादा राज्यसभा में लोगों को भेज देता है। राज्य के लिए प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्य के लिए, यहाँ पर माफ कीजिएगा, राज्यसभा के लिए, यहाँ पर राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचन जो सदस्य होते हैं निर्वाचित वाले वहीं करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विधानसभा के सदस्य द्वारा या निर्वाचित सदस्य द्वारा विधानसभा के वहीं भेजते हैं राज्यसभा में सदस्यों को। लोकसभा राज्यसभा की गणपूर्ति कोरम कितना है? तो यही है, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा गणपूर्ति, यानी कि कम से कम इतने लोग होंगे तभी बैठक होगा, मतलब कि कुल 1/10 का है। 1/10 मतलब कि इतना आपको होना चाहिए, या 10% भी कहीं कहीं देखिएगा लिखा रहता है, लेकिन असल में संविधान में 1/10 ही लिखा हुआ है। देखिए राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधित्व देख लीजिए। यहाँ पर सभी देखिएगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कुछ कुछ देख लीजिए। जैसे यूपी में राज्यसभा के आपको 31 सीट है, राजस्थान में 10 सीट है, महाराष्ट्र में 19 सीट है, केरल का 9 सीट है, मणिपुर का 1 सीट है। अब यहाँ पर देखिए तमिलनाडु का 18 सीट है, बिहार में देख लीजिए बिहार का 16 है, झारखंड का 6 सीट है राज्यसभा में। फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ का देख लीजिए 5 है, पश्चिम बंगाल अपना पड़ोसी देख लीजिए 16 है, फिर कर्नाटक में 12 सीट है राज्यसभा में, ये राज्यसभा का मैं बता रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश का 1 सीट है राज्यसभा में, गुजरात का 11 सीट है राज्यसभा में, तो ये सब याद रखिएगा। तेलंगाना का 7 सीट दे रहा है आपको राज्यसभा में, नागालैंड का 1 सीट दे रहा है, उड़ीसा का 10 सीट दे रहा है, ठीक। मध्य प्रदेश का 11 सीट है, तो ऐसे कर राज्यसभा में ये सीट है। अब देखिए ऐसे में पढ़ा दिया तो ऐसे बस आपको रिवीजन कराया, मुझे पता है कि ऐसे आपको याद नहीं होगा, लेकिन ये तभी याद किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जब न्यूज़ में आपको दे रहा है, ठीक। करंट के समय आपको एक बार देख लेना चाहिए। आगे देखिए राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या कितना है? तो राज्यसभा में गणपूर्ति तो 1/10 मैंने बताया था ना, 1/10। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना होता है? मैक्सिमम हो सकता है 250। तो इसका 1/10 10 से भागा कीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा, यानी कि गणपूर्ति कितना होनी चाहिए? 25 यहाँ पर दिया हुआ है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है कि उससे राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाएंगे। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सबसे अधिक है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा सबसे अधिक संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो संघ शासित क्षेत्र में आपको दिल्ली और पांडुचेरी का देखिएगा प्रतिनिधित्व मिलता है, क्योंकि यहाँ भी चुनाव होता है विधानसभा का ना, ठीक। दिल्ली में भी और पांडुचेरी में, तो वहाँ पर वहाँ से भेजे जाते हैं राज्यसभा में। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से राज्यसभा के लिए 16 है, लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक। राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम आप देख सकते हैं, संबंधी आयु 30 वर्ष आपको कम से कम होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के लिए एक तिहाई सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इनका सेवानिवृत्त होते हैं और प्रत्येक नए स्थान ले लेते हैं। ऐसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है, लेकिन हर एक आपको देखिएगा हर 2 वर्ष में 1/3 इनके सदस्य रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि उनका 6 वर्ष पूरा हो जाता है। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। वह कौन सा सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक। जैसे कंफ्यूज हो जाइएगा। वह कौन सा आपको सदन है जिसका आपको जो अध्यक्ष होता है उसका आपको जो सदन है उसका सदस्य नहीं होता है? जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति होगा, क्योंकि राष्ट्रपति तो किसी भी सदन का आपको देखिएगा अध्यक्ष होता ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए राज्यसभा जो है उसका जो अध्यक्षता किया जाता है या सभापतित्व किया जाता है वो उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और उपराष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के दोनों प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ठीक। ये नहीं कि लोकसभा जैसा कि लोकसभा के अध्यक्ष चुनना है तो लोकसभा से ही किसी को चुना जाएगा, विधानसभा के अध्यक्ष चुनना है तो विधानसभा में से ही किसी को चुना जाएगा, ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है जो कि सभापतित्व करते हैं किसका? राज्यसभा का करते हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखिएगा, उस सदन का सदस्य नहीं होता राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा के जो सभापतित्व करते हैं उपराष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राज्यसभा और आपको लोकसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य करते हैं। कौन? किसका? तो राज्यसभा के सभापति, मतलब कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य होता है? कि यहाँ पर देख दिया किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है, तो वही राज्यसभा, ठीक।
क्वेश्चन बस घुमा घुमा कर आपको दे रहा है, क्वेश्चन आसान है, बस घुमा दिया है आपको कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक। तो आप लोग भी दिमाग अपना थोड़ा घुमा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? अगर सभापति नहीं है तो उसे उपसभापति कार्य संचालन करता है राज्यसभा का। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो ये राज्यसभा के जो आपको उपसभापति होते हैं ना, उसी सदन के होते हैं, ठीक, राज्यसभा के। और ये राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है कि अगर सभापति नहीं है, यानी कि उपराष्ट्रपति नहीं अगर है सभापतित्व करते हुए राज्यसभा का, तो उसके जगह पर ये करेंगे, ठीक। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्यसभा में यहाँ पर देखिएगा द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग जारी करता है, यानी कि हर 2 वर्ष में जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे, जिनका रिटायरमेंट हो रहा है, 6 वर्ष पूरा हो रहा है, वो चुनाव आयोग ही करता है। चुनाव आयोग का क्या काम है? केंद्रीय चुनाव आयोग जो है उसका काम क्या है? जिसे निर्वाचन आयोग बोलते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य की विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कराना, यही तो काम है उसका। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है तो राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी कि राज्य के विधानसभा जो है इसके निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वही राज्यसभा में अपना सदस्य भेजते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्ति दिया गया है? ये अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उसके सृजन के समय में। भी 3 देखिएगा अखिल भारतीय पर आते हैं, आईपीएस, आईएएस, आईवीएफएस। मतलब कि एक तो आपको जिलाधिकारी जिसे बोलते हैं, डीएम जिसे बोलते हैं, एक आईपीएस पुलिस वाला, और एक फॉरेस्ट सर्विस में आपको आ जाता है आईएफएस, ठीक। ये भी याद रखिएगा, तीनों आपको मिलकर बनते हैं अखिल भारतीय सेवाएं जिसे बोला जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा वापस लौटाना पड़ता है? यानी कि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को अधिक शक्ति दिया गया है, क्योंकि क्यों दिया गया है? क्योंकि लोकसभा में ही हम अपने प्रतिनिधि को डायरेक्ट रूप से चुनकर भेजते हैं, तो हमारे पैसा खर्च करने का तो अधिकार उनके पास ही रहना चाहिए ना। इसलिए लोकसभा अगर कोई धन विधेयक को पारित करता है तो मात्र 14 दिन की शक्ति राज्यसभा के पास होता है, और 14 दिन के अंदर अगर बोल रहा है कुछ चेंज करने के लिए तो लोकसभा के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो चेंज करेगा भी करेगा, नहीं तो 14 दिन के अंदर वो पारित ही माना जाएगा। राज्यसभा को उसमें बहुत कम शक्ति दिया गया है, ठीक। यहाँ पर वही दिया हुआ है 14 दिन। राज्यसभा समान विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकता है? तो राज्यसभा अगर सामान्य कोई विधेयक है उसे अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकता है, ये याद रखिएगा। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। संसद के कोई भी सत्र उसके दोनों बीच के अंतराल आपको याद रखिएगा। क्या राष्ट्रपति लोकसभा के भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? जी नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति का अधिकार ही नहीं है भंग करना राज्यसभा। राज्यसभा तो एक अस्थायी सदन है ना। क्या राज्यसभा के सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? नहीं। दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन कर सकता है? राज्यसभा के सभापति नहीं कर सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष कर सकता है, ठीक। संयुक्त जब अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है तो। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है राज्यसभा में सदस्यों को नामित करने का। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता या सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। सर्वप्रथम किस फिल्म के अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? तो पृथ्वीराज कपूर को सर्वप्रथम राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि राज्यसभा के लिए प्रथम नामित अभिनेत्री थी। कौन से प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार राज्यसभा के सदस्य थे? यही सबसे बड़े कवि यहाँ पर देख सकते हैं, रामधारी सिंह रामधारी सिंह दिनकर जो थे ये साहित्यकार थे जो कि राज्यसभा के सदस्य भी बने थे, ठीक। जो विशेष क्षेत्र से मनोनीत करते हैं ना आपको राष्ट्रपति, तब नियुक्ति वही उसी अधिकार के तहत। राज्यसभा के लिए प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो वी.एस. रामा देवी। ये आप देख सकते हैं, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी वी.एस. रामा देवी। राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का प्रथम गठन जो हुआ था ये 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुई थी। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिसे स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी बोला जाता है, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति को ही तो राज्यसभा के सभापति बोला जाता है। राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो राज्यसभा का गठन आर्टिकल, यहाँ पर देख सकते हैं, राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अब यहाँ पर देख लीजिए कि आपको अनुच्छेद दिया हुआ है कि राज्यसभा का गठन, देखिए संसद आपको देता है और फिर यहाँ पर दे देता है आपको राज्यसभा दे देता है, ठीक। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको अगर संसद देता है, जैसे राज्यसभा के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो संसद अगर दे दे, ठीक। देखिए संसद, तो संसद के बारे में 79 में दिया होता है, राज्यसभा के बारे में आपको 80 में दिया है, ठीक। 81 में किसके बारे में दिया हुआ है? तो आपको लोकसभा के बारे में दिया हुआ है, ठीक। तो 80 में आपको होना चाहिए राज्यसभा के बारे में, ये भी याद रखिएगा, ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई सदस्य अयोग्य हो जाए तो उस राज्यसभा की सदस्यता से वंचित करना पड़ेगा? अनुच्छेद 101 के तहत आपको याद रखिएगा कि अगर अनुच्छेद 101 क्या कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सदस्य अयोग्य हो जाए तो राज्यसभा के लिए राज्यसभा से उनसे वंचित कर दिया जाएगा, अयोग्य है तो। यदि कोई सदस्य
यदि कोई सदस्य बिना सूचना के कितने दिनों तक राज्यसभा में अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। जैसे राज्यसभा लोकसभा दोनों की बात किया जाता है, क्योंकि संसद के ये सदन के सदस्य हैं और अगर ये 60 दिन लगातार नहीं आते हैं तो इनका रिक्त स्थान की दिया जाता है, यानी कि अनुपस्थिति होने की दिशा में इनका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। भारत में लोकसभा प्रतिनिधित्व करता है, भारत में जो लोकसभा का प्रतिनिधित्व यहाँ पर भारत में लोकसभा प्रतिनिधित्व किसका करता है? जनता का, क्योंकि डायरेक्ट जनता चुन कर भेजती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन संबंध में प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा के जो गठन के संविधान है अनुच्छेद 81 है और राज्यसभा के लिए 80 है, संसद के लिए 81 है, माफ कीजिएगा संसद के लिए 79 है, मैंने बताया आपको 79 है संसद के लिए। ठीक, संसद के बारे में आपको देखिएगा इसमें कौन कौन हो जाते हैं आपको, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के बारे में इसका 2 सदन होगा, कौन कौन? तो एक होगा लोकसभा राज्यसभा। तो यहाँ पर राज्यसभा के लिए कौन है? एक 80 है और आपको 81 किसके लिए है? तो लोकसभा के लिए है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकसभा के गठन के संबंध में आर्टिकल 81 एक है और आर्टिकल 331 में दिया हुआ है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। तो मूल संविधान जब बना था उस समय 500 निर्धारित की गई थी, लेकिन समय समय पर इसकी संख्या बढ़ाया जाता है। तो 31वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी 31वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो 545 की गई। लोकसभा यहाँ पर देख सकते हैं, लोकसभा की अधिकतम, यहाँ पर लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी तो 545, ठीक, क्योंकि लोकसभा के सदस्य यहाँ पर बात होना चाहिए। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा कितने सदस्यों को राज्य के जनता सीधे निर्वाचित करती है, यानी कि सीधे वोट डालने जाती है और निर्वाचित करती है? तो ये 300 राज्य से यहाँ पर देखिए दे रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है, यानी हमारी राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है, यानी कि अलग अलग जो राज्य हैं वो 530 ऐसे। ठीक, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र से जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधि को निर्वाचित करती है? तो यहाँ पर आप दे दी गया यहाँ पर वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों में जनता लोकसभा में अब कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर भेजती है? अब यहाँ पर दे रहा है 19। अगर 530 में यहाँ पर आप देखिएगा 530 में अगर भेजिएगा 19 अगर करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 549। तो ये सिंपल सी गलत दे दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको सुधार करना है कि कितना प्रतिनिधि किससे भेजा जाता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों से भेजा जाता है। ठीक, ये आपको तो पता होना चाहिए ना, केंद्र शासित प्रदेशों से कितना भेजा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये 20 होना चाहिए। यहाँ पर अगर 550 अगर मानकर चलते हैं तो ठीक 550, अभी मैक्सिमम 550 ही हो सकता है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान तो खत्म हो चुका है। भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर देखिए जो एंग्लो इंडियन वाला ये प्रावधान था 104वां संविधान संशोधन पढ़िए, ये याद रखिएगा। तो समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है एंग्लो इंडियन का? तो अगर क्वेश्चन दे तो 2, अगर इनमें से अगर क्वेश्चन में ये रहे कि अब ये प्रावधान खत्म कर चुका है या इनमें से कोई नहीं, तो वो भी आप लगा सकते हैं या 0 लगा सकते हैं, क्योंकि ये अभी जो संशोधन हुआ था उसमें ये प्रावधान खत्म किया गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मनोनीत करता है? तो आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करता है आर्टिकल 331 के तहत भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा निर्धारण पहली बार कब किया गया था? तो ये आपको 1971 में जनगणना जो आया था, फिर 1972 में देखिएगा ये आपको निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार किया गया था। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन है? तो लोकसभा में भी सीटों का आवंटन जो किया गया है जनसंख्या के आधार पर किया गया है। वर्तमान में लोकसभा के प्रत्येक राज्य, यहाँ पर देख लीजिए, वर्तमान में लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस जनगणना के आधार पर है? तो वर्तमान में जो लोकसभा के सीटों का आवंटन जनगणना है या जनगणना 2001 के आधार पर किया गया है। कितना? 2001 के आधार पर। ठीक, लोकसभा में प्रत्येक राज्य के कितने प्रतिनिधि होंगे इस बारे में आप देख सकते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 2001 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? तो 2026 तक यथावत रहेगी। ये 2026 तक यथावत रहेगी, ये भी याद रखिएगा। ऐसे ही लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ये याद रखिएगा। ये अब देखिए यहाँ पर भी आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, कहीं 10 लाख दिया रहता है तो मुख्यतः देखिएगा 10 ही लाख दिया रहता है कि एक लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या, तो लगभग 10 लाख आपको दिया रहेगा। ठीक, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों के लिए कितने सुरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो 131। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था। भारत में अब तक लोकसभा के कितनी बार चुनाव हो सकता है हुआ है? तो ये याद रखिएगा 17 बार हो चुका है अब तक। देखिए 17वां लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था ना,
तो अब तक 17 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य न्यूनतम 25 वर्ष की होनी चाहिए। उम्र दिया हुआ है न्यूनतम लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। ठीक, तो ये याद रखिएगा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्यों के प्रतिनिधि हो, दोनों आपको कैसे? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। भूतपूर्व संसद, यहाँ पर देखिए, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब लागू की गई? तो भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था 1976 में लागू की गई। जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामले पर विचार होता है तो उस समय कहा जाता है, अति महत्वपूर्ण जब विचार होता है तो उस समय शून्यकाल कहा जाता है। ये भारत का ही देन है शून्यकाल, 0 आवर। तो अति महत्वपूर्ण मामले पर विचार होता है। बजट से पहले बजट यहाँ पर देखिए, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट सबसे पहले लोकसभा में आता है, लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो जिसका जनसंख्या सबसे अधिक होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है। अब लोकसभा के आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकसभा के जो प्रतिनिधि दिया हुआ है अलग अलग राज्यों में, इस एक बार आप अवलोकन कर लीजिए, मतलब कि एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। ठीक, कि आपसे अगर कोई कहीं से क्वेश्चन पूछता है तो आराम से लगा लीजिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80 है। ठीक, महाराष्ट्र में 48 है, सीमांध्र यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 है, तेलंगाना में आपको 17 है, पश्चिम बंगाल में आप देखिए, सीमांध्र मतलब आंध्र प्रदेश बोला जाता है। यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल, एक मिनट, इधर कहाँ भाग रहे हो भाई, यहाँ पर आइए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39 है, मध्य प्रदेश में 29 है, कर्नाटक में 28 है सदस्यों की संख्या, ये लोकसभा के मैं बता रहा हूँ। ठीक, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 है, उड़ीसा में 21 है, केरल में देखिए, केरल में आपको 20 है, असम में 14 यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक, यहाँ पर झारखंड में 14 है, यहाँ पर असम झारखंड दोनों दिखाई दे रहा है आपको। पंजाब में 13 देख सकते हैं, और छत्तीसगढ़ में 11 है, हरियाणा में 10, यहाँ पर देख लीजिए, हरियाणा में 10 है, दिल्ली में 7 है, दिल्ली का 7, ये याद रखिएगा लोकसभा में प्रतिनिधि। जम्मू कश्मीर यहाँ पर देख सकते हैं 5, उत्तराखंड 5 है, हिमाचल प्रदेश 4 है, अरुणाचल प्रदेश 2 है, गोवा 2 है, मणिपुर 2 है, मेघालय 2 है। अब देखिएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 बन चुका है, ये भी याद रखिएगा, वहाँ पर अलग अलग हो गया है। मेघालय में 2 है, त्रिपुरा में 2 है, मिजोरम में 2 है, नागालैंड में 1 है, सिक्किम में 1 है, पुडुचेरी में 1 है, चंडीगढ़ में देखिए, चंडीगढ़ में भी एक ही प्रतिनिधि है। लद्दाख यहाँ पर देखिए आ गया है, लद्दाख का अलग आ चुका है। तो लद्दाख आपको देखिए 370 जब हटा है 2019 में, तो ये लद्दाख को है एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के साथ वहाँ पर विधानसभा भी बना हुआ है, ये भी याद रखिएगा। दादर नगर हवेली 1 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 है, दमन द्वीप में आप देखिएगा 1 प्रतिनिधि है, लक्षद्वीप में 1 है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ अगर में भी हो सकता है संख्या में इधर उधर त्रुटि हो जाएगा, तो उसे आप मेंटेन कर लीजिएगा। ठीक, अगर होता है तो, नहीं तो ऐसे तो मैं देखते ही चल रहा हूँ, सब ठीक ही लग रहा है। जहाँ पर हो रहा है मैं आपको खुद ही बता दे रहा हूँ। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं? तो संघ शासित क्षेत्र में सबसे अधिक जो निर्वाचित लोकसभा में 7 आप देखिएगा आते हैं प्रतिनिधि, ये दिल्ली से आते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक के प्रथम तिथि के बीच में कितने समय से अधिक अंतराल नहीं होनी चाहिए? यानी लोकसभा के 2 बैठकों के बीच में अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 6 महीना, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। कब ये करता है? तो जब प्रधानमंत्री आपको इनको बोलते हैं। ठीक, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो आपातकाल के दौरान आप देखिएगा एक बार में 1 ही वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है संसद का। आपको देखिएगा लोकसभा का कार्यकाल संसद 1 वर्ष में एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकता है। लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितना सदस्यों की जरूरत होती है? गणपूर्ति या कोरम पूरा करने की 1/10 की जरूरत होती है, मतलब कि 1/10 की। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाएगी? तो 60 दिनों तक। यहाँ दिन में ही याद रखिएगा, 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहते हैं लोकसभा में कोई सदस्य, तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है, यानी अनुपस्थिति रहपन उनकी सदस्यता जो रिक्त हो जाती है उनका स्थान। लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए न्यूनतम सांसदों की संख्या कितनी है? तो वही है, आपको 10% होनी चाहिए, यानी कि 1/10 होनी चाहिए। अगर विपक्षी दल बनना है तो आपको 55 होनी चाहिए। ठीक, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य कितनी होनी चाहिए? तो अविश्वास आपको लोकसभा में लाने के लिए कम से कम 50 होनी चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव अगर लोकसभा में आपको लाना है तो कम से कम जो संख्या होनी चाहिए न्यूनतम सदस्यों की जो लाएंगे ये 50 होनी चाहिए। संसद सदस्य को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? तो संसद सदस्य के रूप में प्रतिमाह वेतन के रूप में 1 लाख रुपया यहाँ पर। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाएंगे।
2 सत्र बुलाए जाएंगे और दोनों सत्रों के बीच मैक्सिमम अंतराल जो हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है। एक वर्ष में लोकसभा में समानतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो एक समानतः 3 आपको हो जाते हैं। ठीक, आपको बताया मैंने, आपको तीनों वो सत्र ऊपर मैंने आपको बताया था। ठीक, लेकिन आपको 2 तो कम से कम होने ही चाहिए, ये भी याद रखिएगा। तो समानतः 3 सत्र होते हैं। लोकसभा की समान अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो लोकसभा की समान अवधि कैसे? तो संसद द्वारा पारित अधिनियम के ही बढ़ाई जा सकती है लोकसभा का कार्यकाल। या ये आपको देखिएगा। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? तो भारत में शून्यकाल जो है भारतीय देन है, 1962 से शुरू की गई। लोकसभा में प्रश्नकाल के तुरंत बाद कौन सा समय आता है? तो शून्यकाल का समय आता है प्रश्नकाल के बाद। राज्यसभा लोकसभा का समान शक्ति किस क्षेत्र में है? तो राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को समान शक्ति दिया गया है संविधान संशोधन के क्षेत्र में। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। किसके सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर आपको देखिएगा लोकसभा को भंग कर सकता है इसका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही। किसे लोकसभा के अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा के अभिरक्षक किसे कहा जाता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है, क्योंकि यही अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के। ठीक, लोकसभा के अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा के यहाँ पर देखिए ये आगे लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? यहाँ पर माफ कीजिएगा क्वेश्चन अलग है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि फ्लो में जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर उससे उसी दौरान आप कहीं और बुक में कोई और क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो भी आ जाता है अक्सर, आप देखिएगा। तो वैसे ये मेरे साथ अभी वैसा ही हुआ कि मैं कहीं पढ़ा था कि लोकसभा के जो अध्यक्ष उसके बारे में पढ़ा था, जैसे कि किसे लोकसभा के अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक, ऐसे आपको होता है। तो जैसे कि मैंने फिर पढ़ा था कि लोकसभा मतलब की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो वहीं आपके दिमाग में अभी आ गया था मेरा। ठीक, तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है ये दिया हुआ है, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। यहाँ पर देखिए अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? जिसे पोटम स्पीकर बोला जाता है। ये कौन आपको नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं शपथ दिलाने के लिए, जब नया नया लोकसभा के सदस्य चुनकर आते हैं। तो लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री लोकसभा में। ठीक, तो नेता उसे बोला जाता है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो अधिकतम 20 तारांकित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो विशेष दिन लोकसभा में कितने अधिकतम तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 20 सबको। मतदाता संख्या की दृष्टि से देश के सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन से है? ये आप लोगों को क्वेश्चन बताना है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ना, क्या इसके आंसर ये जो दिया हुआ है सही है या आपको गलत है? ठीक, ये आप जरूर आप लोग इसके बारे में कुछ डिटेल देख सकते हैं, तो डिटेल्स भी लिखिएगा कि मतदाता संख्या की दृष्टि से देश के सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। ठीक, मुझे पता है कि आप लोग को आंसर याद होगा, लेकिन लिखिएगा जरूर ये बात। ठीक, ये बात लिखिएगा तो पता मुझे भी चलेगा कि क्या आप लोग की तैयारी किस दिशा में बेहतर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, देखिए अभी ऊपर जो क्वेश्चन पूछा है जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है। ठीक, अभी ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो वो सभी आप लगा देंगे लद्दाख वाला। ठीक, ले लद्दाख वाला। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है ये लोकसभा में ही लाया जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आपको अनुच्छेद 330 में दिया हुआ है आरक्षण की सुविधा। ठीक, जो लोकसभा में होगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितना है? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? 84 है। भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक के मामले में आपको लोकसभा को अधिक शक्ति है, तो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। भारत के कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व देता है? जहां पर अनुसूचित जनजाति का अधिकतम संख्या हो वही तो भेजेगा। तो ये मध्य प्रदेश में अधिकतम संख्या है, तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधित्व देता है अनुसूचित जनजाति का लोकसभा में। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत? तो लोकसभा के। ठीक, लोकसभा में बहुमत गया, मंत्रिपरिषद भी काम खत्म हो जाता है। लोकसभा सदस्यों की निर्योग्यता के संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? कि क्या है निर्योग्यता के संबंधित, ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चेंबर कहा जाता है लोकसभा को। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने लोकसभा राज्यसभा भी खत्म कर दिया और मेरा गला भी सूखने लगा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसे अंत कर ही दम लूँ, क्योंकि अब 7 कितना हो गया है? तो 19 बज के मतलब कि 7:07 टोटल 1 घंटे से अभी लगातार मैं बोल रहा हूँ। फिर भी अभी कैपेसिटी है कि मैं आपको पूरा खत्म कर सकता हूँ। ठीक, लगातार 5 घंटा बोलने की क्षमता है मुझे। अब देखिए
प्रधानमंत्री और संघीय मंत्रिपरिषद देख लेते हैं। प्रधानमंत्री और संघीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। यह अनुच्छेद 75 में है। ठीक, अनुच्छेद 75 में। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारों को कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। यह याद रखिएगा, 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि जो भी मंत्री बनेंगे, मान लीजिए अगर लोकसभा के सदस्य बनते हैं, जो कि अधिकतम देखिएगा बनते हैं, या कोई सदस्य नहीं भी है लोकसभा राज्यसभा से, तब पर भी मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं उसकी सदस्यता कोई सदन का लेना पड़ता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम तो लोकसभा के सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं, तो मिनिमम तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, ये याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। भारत के प्रधानमंत्री गठित किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री का पद गठित है, संविधान द्वारा गठित है। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। तो भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता कौन केंद्र है? सबसे ज्यादा अधिक शक्ति किसके पास केंद्रित है? तो ये प्रधानमंत्री के पास केंद्रित है। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। ये नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? पहले योजना आयोग था, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। अब योजना आयोग के स्थान पर 2015 में नीति आयोग आ गया, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। या आपको राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री होते हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की सभापतित्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री ही करते हैं संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की सभापतित्व। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल देख लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल से संबंधित क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो चलिए मैं आपको कुछ करा देता हूं जल्दी जल्दी। सबसे अधिक समय तक जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, ये आपको जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि हमारे प्रथम आपको प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक, जो कि कब से थे? तो 1947 से लेकर 1964 के बीच में। लाल बहादुर शास्त्री जो थे, ये 1964 से लेकर 1966 से पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुआ था। इंदिरा गांधी देखिएगा 1966 से लेकर 77 के बीच में। मोरारजी देसाई देखिएगा 1977 से लेकर 1979 के बीच में। चौधरी चरण सिंह देखिएगा 1979 से लेकर 1980 के बीच में। इंदिरा गांधी फिर से आती है 1980 से लेकर 84 के बीच में। ठीक, आगे देखते हैं। राजीव गांधी 1984 से 1989 के बीच में, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह आते हैं, जिसे बीपी सिंह आप बोलते हैं, 1979 से लेकर 1990 के बीच में। चंद्रशेखर सिंह जो आते हैं, फिर यहाँ पर देख सकते हैं 1990 से लेकर 1991 के बीच में। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेकर 96 के बीच में। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 से लेकर 1996 ही आप देखिएगा कि 16/5/1996 से लेकर 1/6/1996 सरकार गिर गया था। फिर इनका बहुमत दल बहुमत जो दिया गया था या जो सपोर्ट दिया गया था खींच लिया गया। SD देवगौड़ा देखिएगा, ये 1996 से लेकर 1997 के बीच में थे। IK गुजराल देखिएगा 1997 से लेकर 1998 के बीच में थे। अटल बिहारी वाजपेयी फिर बनते हैं 1998 से लेकर 1999 के बीच में बनते हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा का 1999 के बीच में से लेकर 1904 के बीच में अपना पूरा कार्यकाल पूरा करते हैं। फिर देखिएगा कांग्रेस का आते हैं मनमोहन सिंह, ठीक, 1904 से लेकर 1909 के बीच में। फिर मनमोहन सिंह आते हैं 1909 से लेकर 1914 के बीच में। और फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी आते हैं 1904 से लेकर, माफ कीजिएगा, 1914 से लेकर 1919 के बीच में। और फिर 1919 से लेकर अभी तक आपको नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। 17वीं लोकसभा के चुनाव में बहुमत दल के नेता चुने गए हैं, यानी कि 17वीं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को अधिकतर सीट मिला है और वो बीजेपी के नेता हैं या बहुमत दल के नेता हैं, आपको लोकसभा क्या बोल सकते हैं। गुलजारी लाल नंदा आप देखिएगा 1964 से लेकर 1964 के बीच में ही, यानी कि 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 के बीच में, एवं 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 के बीच में आप देखिएगा ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। कौन? गुलजारी लाल नंदा। आगे देखिए, कौन प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? ये कौन थे जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय? तो PV नरसिम्हा राव थे। कौन प्रधानमंत्री के पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? यानी कि ये विधानसभा के सदस्य थे प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय, ये HB देवगौड़ा थे। ये कौन लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? यानी कि लोकसभा के विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही ये प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, चौधरी चरण सिंह थे, किसान नेता। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आपको गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक, यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा आए थे।
अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा या त्यागपत्र देना पड़ा था? तो मोरारजी देसाई का देना पड़ा था। कौन प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? तो ये चौधरी चरण सिंह थे, संसद का सामना नहीं किए थे। कौन प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहा था? जवाहरलाल नेहरू, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे अधिक समय के लिए कौन आसीन रहा? एक कार्यकाल के लिए यहाँ पर दे रहा है, देखिए यहाँ पर दे रहा है कि प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्य के लिए सबसे कम, माफ कीजिएगा यहाँ पर वही तो मैंने बोला दिमाग में, मतलब सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा था? 13 दिन रहे थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक, सबसे कम दिनों तक आसीन रहने वाला, ये सबसे छोटा कार्यकाल था प्रधानमंत्री पद के लिए इनका। वो आपको एक बार जो रहे थे ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया? कार्यवाहक के रूप में, आप देखिएगा गुलजारीलाल नंदा था। ठीक, भारत के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन कौन हुए थे? तो राजीव गांधी हुए थे सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले। भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई बने थे, मोरारजी देसाई। भारत, देखिए भारतीय प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई ही थे। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको इंदिरा गांधी थी, जो कि लोकसभा भी हार चुकी थी, लोकसभा चुनाव हारी थी। तो लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री। अब कहिएगा कि ये कैसे प्रधानमंत्री है जो लोकसभा हार कर भी तो राज्यसभा भी सदस्य बनकर आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं ना। अगर राज्यसभा से भी आप प्रधानमंत्री, बहुत से लोग बने हुए हैं, जैसे मनमोहन सिंह थे, वो भी तो राज्यसभा के सदस्य ही प्रधानमंत्री बनते थे ना। तो जरूरी है आपको लोकसभा से, आप है जैसे कि बहुत से जो होते हैं लोकसभा से चुनाव नहीं जीत पाते हैं, फिर भी उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो राज्यसभा से कहीं से उनको सीट दिलवा कर और राज्यसभा के सदस्य बनवा दिया जाता है। आगे देखते हैं, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो यही डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव अब तक के सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव अब तक सबसे अधिक लंबी बहस लोकसभा में चली थी? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। बहुत महत्वपूर्ण, ये आप देखिएगा बहस, तो कभी समय मिले तो निकाल कर यूट्यूब पर देखिए। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? तो 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु हो चुकी है अभी तक पद पर रहते हुए। ठीक, आपको याद होना चाहिए, जैसे कि एक तो लाल बहादुर शास्त्री हो गए, इंदिरा गांधी हो गई, एक राजीव गांधी हो गए। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ आया? यही इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे अधिक बार आया था अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? ये कौन थे? ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसी समय वो महत्वपूर्ण एक कविता भी पढ़े थे। ठीक, मतलब देश रहना चाहिए बोले थे उस समय, थोड़ा छोटा उसका पंक्ति मैं बता रहा हूँ आपको कि पार्टी रहे ना रहे, देश रहना चाहिए। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। प्रथम गैर कांग्रेसी, जनता पार्टी से ये थे। जैसे कि आपात खत्म हुआ था 77 में, तो फिर चुनाव में आप देखिएगा गठबंधन कर सरकार बना था। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में ही समस्त आपको कार्यपालिका की जो सत्ता है निहित होती है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। आप देखिएगा इसकी बैठक भी जो मंत्रिपरिषद का करता है वो प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पदासीन रहता है? तो लोकसभा के। ठीक, ये याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पदासीन रहता है? लोकसभा में जब तक बहुमत रहता है या जब तक आपको विश्वास मत प्राप्त रहता है तब तक बने रहते हैं। प्रधानमंत्री हो या आपको मंत्रिपरिषद के कोई भी सदस्य, क्योंकि ये सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व तो होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद के सदस्यों पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? देखिए आगे क्वेश्चन, संसद के सदस्य नहीं भी है तो अधिक से अधिक कितने दिनों तक बना रह सकता है? 6 महीने। 6 महीने के अंदर आपको कहीं ना कहीं सदस्यता लेनी पड़ती है, तो अधिकतर राज्यसभा से ही सदस्यता लोग ले लेते हैं। मंत्रिपरिषद में कौन से शामिल होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में आपको प्रधानमंत्री और मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है व्यक्तिगत रूप से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मंत्री ये देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री। भारतीय संविधान के प्रावधानों में कौन सा प्रधानमंत्री परिषद की नियुक्ति और पदयोचित को विवेचित करता है? यानी कि नियुक्ति के बारे में और हटाने के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? तो ये 75 है मंत्रिपरिषद में सदस्यों की। संघीय मंत्रिपरिषद अपने इस आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य किए जाते हैं लोकसभा से लिए जाते हैं, मतलब कि अधिकतर सदस्य देखिएगा लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं मंत्रिमंडल का गठन। केंद्रीय मंत्रीगण जो होते हैं वही मंत्रिमंडल का गठन करते हैं।
ये वाला महत्वपूर्ण है कि भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं कहाँ से, तो लोकसभा से ही आप देखिए अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये देख लीजिए। कौन मंत्री केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है, थोड़ा इसे और छोटा कर ले, यहाँ देखिए, कौन मंत्री केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, तो ये राज्य मंत्री जो होते हैं, जरूरी नहीं है कि मंत्रिमंडल का सदस्य होते, ये राज्य मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होते, एक तरफ से याद रखिएगा। स्वतंत्र आप राज्य मंत्री क्यों बनाए जाते हैं, तो ये आपको सहायता करने के लिए, जैसे कैबिनेट मंत्री की सहायता या स्वतंत्र प्रभार के जो राज्य मंत्री उनको सहायता करने के लिए बनाए जाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में लाया गया था। तो ये मंत्रिपरिषद के विरुद्ध खिलाफ जो पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आया था। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से। भारत में मंत्री परिषद का कौन सा प्रस्ताव रख सकती है, भारत में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है, यहाँ पर याद रखिएगा लोकसभा में ये आपको बोल सकता है कि मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है, तो अविश्वास प्रस्ताव। भारत में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है, देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो रखा जाता है वो आपको विरोधी दल द्वारा रखा जाता है, ठीक। विश्वास प्रस्ताव जो रखा जाता है ये सरकार अपना रखता है और बताता है कि हम विश्वास प्रस्ताव, यानी कि हमारे पास विश्वास मत है, ठीक। तो ये विश्वास वाला जो हो जाएगा ये मंत्रिपरिषद हो जाएगा, यानी कि सरकार के मंत्रिपरिषद हो जाएगा। अविश्वास देता है यही, तब विरोधी दल के जो होते हैं वो रखते हैं। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है, जी दे सकता है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तो देगा ही देगा लोकसभा में, वो सदस्यता भले ही राज्यसभा का लिया हो, ठीक। मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं, तो मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र के लिए मंत्री जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो संघीय मंत्रिपरिषद में आपको अधिकतम संख्या जो हो सकती है आपको प्रधानमंत्री मिलाते हुए ये लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% हो सकता है, ये भी याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, प्रश्नकाल के ठीक बाद ये समय आता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे, तो ये 36 थे प्रधानमंत्री सहित। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला कौन मंत्री थी, ये बताना है आपको, तो राजकुमारी अमृता कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री कौन थे, ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, माफ कीजिएगा, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। वहीं आप जब आंसर आप बोलते हैं तो उस समय क्वेश्चन भी आपका पूरा डिटेल्स दिमाग में आ जाता है कि आखिर ये पूछना क्या चाह रहा था, ठीक। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। गृह मंत्री आपको कौन थे, ये आपको भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री या गृह मंत्री कौन थे, सरदार, माफ कीजिएगा, हम गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। और यहाँ पर दे रहा है प्रथम प्रतिरक्षा यानी रक्षा मंत्री कौन थे, सरदार बलदेव सिंह थे, ठीक। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर जॉन मथाई थे, जॉन मथाई डॉक्टर। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। आगे देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन थे, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो आपको हिंदू बिल आया था ना विवाह वाला, उस पर ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने त्यागपत्र दिया था। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग में कार्यभार संभालने वाली मंत्री कौन थे, तो ये राजकुमारी अमृता कौर थे। एक ही आपको देखिएगा विभाग में लंबी अवधि तक आपको कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री। सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो HR खन्ना। सबसे कम अवधि के केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो HR खन्ना के नाम है। देखिए ये टोटल मैंने क्वेश्चन आपको 500 से ऊपर क्वेश्चन करा दिया, ठीक। अब देखिए जो भी आपको रिवीजन करना है 1 से 2 बार देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, ठीक। और अभी समय कितना हो रहा है, तो अभी समय हो गया आपको 7:21, और मैं आपको देखिए शुरुआत किया था आपको 7:08 से 10 मिनट के करीब मैंने आपको बताया था शुरुआत कर रहे हैं, ठीक। तो जो टारगेट था उस टारगेट के अंतर्गत हम लोग अपना वीडियो बना लिए और जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था मैंने करा दिया, ठीक। वैसे संविधान के सभी चैप्टर से मैं निचोड़ क्वेश्चन बना रहा हूँ। एग्जाम से पहले मैं आपको जरूर करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मैं करा दूंगा टेस्ट के भांति, कि आपका 1 से 2 बार रिविजन हो जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर आप कर पाए, ठीक। देखिए मैं बोलता हूँ जल्दीबाजी में, अगर आपको स्लो करना है तो स्लो कर देख सकते हैं। जल्दीबाजी कहने का कि
मेरे बोलने का ये टोन ही है, जल्दी जल्दी बोलने का टोन है, ठीक है। मैं इससे भी स्पीड में बोलता हूँ, लेकिन अभी आप समझिए कि समय मेरे पास भी नहीं है। 7:30 बजे के करीब मेरा महत्वपूर्ण काम होता है और उसे मुझे करना होगा। और आप लोग को कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आप कमेंट कर बताइए कि अगला सब्जेक्ट कौन सा आप चाहते हैं जिस पर मैं रिवीजन करा दूँ, ठीक। अभी इसमें बहुत से चैप्टर छुटा हुआ है संविधान का, वो भी मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक। अभी अभी तो बहुत से सब्जेक्ट बचा हुआ है, लेकिन एग्जाम से पहले सब रिवीजन मैं आपको करा दूंगा। अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा, स्कोर भी आप अच्छा कर पाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।